फिलहाल ये जो ऑपरेशन है, इसका मकसद क्या है? जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, राजनीतिक उद्देश्य क्या है इंडिया अलायंस को तोड़ने का। दरअसल जो स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है चुनाव की, इंडिया अलायंस जिसमें ज़्यादातर प्रमुख विपक्षी दल हैं, इनके पास जो वोट शेयर, इनके पास जो वोट है हिंदुस्तान भर में, वो मोदी जी के वोट से ज़्यादा वोट है इंडिया अलायंस के पास, तकरीबन 62% प्लस पिछली बार 2019 में। अब लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी का वोट शेयर 37% से 5% भी बढ़ जाए, अगर मोदी जी को 40% प्लस वोट भी मिले हैं, रिकॉर्ड वोट भी मिले इस बार, तो भी वो इंडिया अलायंस के वोट की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अमित शाह चाहते हैं कि अगर ये वोट शेयर तोड़ा जाए, इसको ब्रेक किया जाए, तो जीत का रास्ता आसान होगा। और इस वोट शेयर को ब्रेक करने के लिए इंडिया अलायंस को ब्रेक करना ज़रूरी है। इंडिया अलायंस को ब्रेक करने के लिए इंडिया अलायंस के पार्टनर को ब्रेक करना ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मुकाम पर, जब चुनाव होने में 3-4 महीने रह गए, क्या जेल भेजना, छापे डालना, ये दांव महंगा पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा? मुझे लगता है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो एक्शन है जो ले चुके हैं शाह साहब और मोदी जी, ये जो एक्शन वो ले चुके हैं, समन्स भेजे जा चुके हैं, पूछताछ शुरू होने वाली है तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से और नेताओं से। क्या अगर वो जेल भेजते हैं, छापेमारी करते हैं, चुनाव मुहाने पर है, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? गेन या लॉस, नफा या नुकसान? दैट इज द बिग क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि इसको लेकर हम अशोक वानखेड़े टाइगर के पास चलते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है दोस्तों 2024 के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि अगर ये मिशन फेल होता है, ये ऑपरेशन फेल होता है, या सिंपैथी फैक्टर इससे मिलता है, तो चुनाव पलट भी सकती है। जो बाजी जीती हुई गोदी मीडिया बता रही है, ये पलट भी सकती है। चलते हैं वानखेड़े साहब के पास, टाइगर के पास। और पहला सवाल ये है, 21 तारीख को केजरीवाल, 22 तारीख को तेजस्वी, 27 तारीख को लालू, उस बीच हेमंत सोरेन। और ये जो मैं तारीखें गिना रहा हूं, ये तारीखें जो हैं, ये ईडी की तारीख है, ईडी के इंटरोगेशन की तारीखें हैं। और ये और भी तारीखें हैं जो मैं आपसे बताता, महाराष्ट्र में भी तारीखें दी जा रही हैं, इसी तरह की तारीखें झारखंड में भी दी जा रही हैं। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि अब इंडिया अलायंस को तोड़ने का, इंडिया अलायंस को ब्रेक करने का, अगर अमित शाह और मोदी पर्दे के पीछे से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये डील अब ईडी से होगी? क्या ईडी तोड़ेगी इंडिया को, टाइगर? नहीं, नहीं दीपक भाई, बिल्कुल नहीं। जो टूटने वाले थे वो टूट गए, जिनको जाना था वो चले गए, जो भागने वाले थे भाग गए, जो डट के लड़ने वाले हैं वो अभी भी पड़े हैं। जिनको नोटिस दिया कोई नया नाम नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को पहले भी नोटिस मिल चुका है, उनके 2-2, 3-3 लोग जेल में हैं, लेकिन वो भी टस से मस होने को तैयार नहीं। लालू यादव तो जेल भोग के आ रहे हैं, वो टस से मस होने को तैयार नहीं। ममता ने फ्रंट खोला है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं। सोरेन लगातार लड़ रहा है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में जब ईडी से कुछ नहीं हुआ, तो एक एसआईटी नियुक्त की गई है, और पुराना एक दिशा सालनिया का जो मर्डर जो केस है, जिसको मर्डर केस करके खोल दिया जा गया है, और फिर उसको ठाकरे परिवार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। आज ठाकरे परिवार कह दे कि वो बीजेपी के साथ आना चाहता है, सारे केसेस वापस हो जाएंगे। मुझे उस अनिल देशमुख का आज भी वक्तव्य याद है, जो उन्होंने मुझे निजी बातचीत में स्वयं कहा था, और मैं रिकॉर्ड पे ले रहा हूं। उन्हें कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पास एक आदमी भेजा और एक एफिडेविट भेजा, जिसमें ये लिखा था कि ये जो पैसे वसूले जा रहे हैं, ये सीधे शरद पवार और उद्धव ठाकरे के आदेश के अनुसार हो रहे हैं। जब मैंने एफिडेविट फाड़ के फेंका, तो दूसरे दिन दूसरा एफिडेविट आया, जिसमें पवार साहब का नाम नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम था। उन्होंने कहा कि पवार साहब की आपकी नजदीकी हम जानते हैं, आप कम से कम ये एफिडेविट दे दीजिए, आपको हम निकाल लेंगे। मैंने वो एफिडेविट भी फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद दूसरे दिन ही मुझे जेल भेज दिया गया, अरेस्ट किया गया। तो ये तो चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग सरेंडर हो रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जेल में जाने के बाद भी सरेंडर हो रहे हैं। अब नवाब मलिक बेचारे जेल गए, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था, तबीयत खराब हो रही थी, फिर वो अजित पवार के साथ हो गए, तो बाहर आ गए। अब बाहर तो आ गए, लेकिन अब बीजेपी के लिए परेशानी हो गई। जिसके खिलाफ बोलते थे वो साथ में कैसा? नहीं, टाइगर टाइगर, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिखा। आप कह रहे हैं कि ये लोग डटे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो ओरिजिनल हैं, लालू हैं, तेजस्वी हैं, हेमंत सोरेन हैं,
अब कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन जब अगर कोई इन पर असर नहीं होगा, केजरीवाल पर कोई असर नहीं होगा, लालू पे कोई असर नहीं होगा, तेजस्वी पर नहीं होगा, अगर वाकई असर नहीं है तो फिर ये ईडी के छापे क्यों, ये ईडी की पूछताछ क्यों, ये अमित शाह गलती क्यों कर रहे हैं? बदनाम करने का प्रयास। आज मैं दीपक भाई एक बात पूछता हूं आपको, और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च नेता है, धाकड़ नेता है, जिनका नाम चलता है, संगठन में जिसकी पकड़ है और पूरे देश के राज्य पे पकड़ है, प्रशासन पे पकड़ है, जो मोदी जी इतनी औकात रखते हैं कि एक झटके में 143 लोगों को संसद सदस्य से निरस्त कर सकते हैं, क्या आप 500 करोड़ का जो आरोप बघेल पे लगा था, बघेल को अरेस्ट कर लेंगे? जो लाल डायरी लेके वो घुमा करते थे राजस्थान में, क्या अशोक गहलोत को अंदर कर लेंगे? अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब वो डायरी का जिक्र नहीं होगा 5 साल। ये लगातार रेड करके कहीं कुछ नोट गिनवाने के फोटो रिलीज करेंगे, कुछ कागज रिलीज करेंगे और बताया जाएगा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कांड मिला है, बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। 500 करोड़ का प्रेस रिलीज भी देखा होगा आपने। नहीं, मैं टाइगर, मैं चाह रहा था, क्योंकि आप गुजरात लॉबी की रग रग से वाकिफ हैं, मतलब मोदी और अमित शाह, और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि टाइगर की जो रिसर्च है अमित शाह पर, मोदी पर, और टाइगर की रिसर्च दिल्ली से नहीं है, टाइगर की रिसर्च अहमदाबाद से, अहमदाबाद से टाइगर ट्रेल करते 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 दिल्ली पहुंच रहे हैं। यानी 20 साल 25 साल से जिस तरह से आप गुजरात बीजेपी को ट्रेल कर रहे हो टाइगर, मैं उस तजुर्बे की कसौटी पर आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि अगर ये टूटने वाले लोग नहीं हैं, लालू केजरीवाल, तो क्या एक लास्ट एफर्ट है? क्या ये देखिए ना, मोदी और अमित शाह का ये लास्ट एफर्ट है डेस्परेशन में कि चलो यार एक बार और छापा मार के देखते हैं, शायद ये टूट जाए? नहीं, ये लास्ट एफर्ट यहां तक नहीं है, जेल जाएंगे, इन्हें अरेस्ट भी किया जाएगा, अच्छा, केजरीवाल जी भी जेल होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था दीपक भाई, 2024 के चुनाव में कई विपक्षी दल के नेता जेल से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोग जो होंगे जेल के अंदर होंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको आपातकाल की उस स्थिति को याद करवा रहा हूं। टाइगर, ये तो आप बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर रहे हो। आप तो, आप अगर ये आप नहीं कह नहीं, रहे हो क्राइसिस नहीं, कि जेल ये भेज, नहीं 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 समय नहीं नहीं नहीं, ये समय तो सब, ये तो आप इन टाइगर एकदम, आपने मुझे पूछा, इन दो गुजरातियों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनके नेचर से बता रहा हूं आपको, वो नहीं, किसी भी अगर लेवल अगर पे जा सकते हैं। चलिए मान लिया कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज देते हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, और केजरीवाल भी जेल, तो पार्टी का तो भट्टा बैठ गया। आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी को कोई वोट देगा या उल्टा होगा आम सर? आदमी, सवाल ये है कि आप जेल में जाने के बाद सिंपैथी लेते हैं कि भ्रष्ट कहलाते हैं। ईडी का इतना दुरुपयोग हुआ है, एजेंसियों का इतना दुरुपयोग हुआ है कि कोई भ्रष्टाचारी में भी पकड़ा जाता है तो लोग उसको मानते हैं कि कोई राजकीय खेल होगा इसमें, राजनीति होगी इसमें, शायद ये मोदी जी को भारी पड़ रहा है इसलिए ईडी से निपटवा रहा है। क्योंकि ये जी, भ्रष्टाचार इशू नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो और भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हो। जिस पार्टी के साथ अजित पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, कौन 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 मानेगा इसके भ्रष्टाचार की बात? भ्रष्टाचार व्यभिचार या सदाचार हो जाता है आप बीजेपी के साथ जाते हो तो अब भ्रष्टाचार, ईडी, इनकम टैक्स, इसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से आप भारी पड़ रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से आप सरेंडर नहीं हो रहे हैं, तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का उपयोग होगा जी। और डट के अगर होगा। एक चीज और पूछना चाह रहे थे, क्योंकि आप गुजरात लॉबी को जानते हैं बहुत करीब से, और 15-20 साल का जो वक्त है, 20 इयर्स की रिसर्च कोई मामूली रिसर्च नहीं होती एक ह्यूमन लाइफ में। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो जैसे अभी विंटर का सत्र खत्म हो रहा है, पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो रहा है, जैसे ही सेशन खत्म होगा तो फिर छापेमारी शुरू हो जाएगी विपक्ष पर। क्या ये जो लालू पे रेड करना है, या लालू से पूछताछ करनी है, या अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी, क्या आपको लगता है कि ये ईडी के डायरेक्टर के लेवल पे होता है, या ये निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके अंडर में ईडी आती है वो करती हैं, या अमित शाह तय करते हैं, या फाइनल जो ग्रीन सिग्नल है वो प्राइम मिनिस्टर से लिया जाता है?
ये माइंड किसका है कि यार ये छापा अब शुरू होगा, फिर 1 महीने दीपक छापा हुआ, भाई, फिर चुप हो गए, फिर छापा दीपक शुरू हुआ, भाई, फिर चुप हो गए। आप निर्मला सीतारामन जी का नाम लिया, आप राजनाथ सिंह जी का नाम लीजिए, आप किसी का भी नाम लीजिए, इस पूरे देश में 2014 के बाद, खासकर 2019 के बाद, 14 से 19 तो थोड़ा सा ठीक रहा, 19 के बाद तो सिर्फ एक ही मंत्रालय है, उसका नाम है पीएमओ। सारे मंत्रालय उसमें सम्मिलित हैं। ये वो विश्व रूप है भगवान विष्णु का, जो गीता के बाद श्री कृष्ण ने दिखाया था, और जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड था। तो ये पीएमओ जिसमें हर मंत्रालय है, कोई मंत्रालय का अपना निजी या अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। अमित शाह और मोदी जी दोनों ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो मुझे समझ में आया है ऑफ लेट पिछले 6 महीने 7 महीने से, तो सिर्फ अमित शाह ही इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो चर्चा अमित है शाह जो के हाथ अधिकारियों में, के बीच में, अमित शाह के अमित हाथ शाह में के हाथ कमान में है। पूरी 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 आपको कमान क्या, है। हाँ, अब बात अमित शाह की हो रही है, आपको लगता है कि जब भी ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, जब भी मोदी जी तय करेंगे, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं 2024 का, जैसे कि बीजेपी ढपली पीट रही है कि वही जीतेंगे, क्या ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा मोदी से सीधे अमित शाह की तरफ जाएगा, या फिर आरएसएस का हस्तक्षेप होगा कि नहीं साहब, योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं उत्तराधिकारी, या कोई और उत्तराधिकारी हो सकता है, या ये ट्रांसफर ऑफ ब- पावर सीधे विद इन गुजरात है, मतलब मोदी से सीधे अमित शाह? दीपक भाई, बहुत ही आपने क्लिष्ट सवाल पूछा है, लेकिन मैं उसका जवाब बिल्कुल मेरे तरीके से देना चाहूंगा। ये दिल्ली का तख्त है। औरंगजेब जी, सत्ता में आना चाहिए, औरंगजेब के पिता ने तय नहीं किया था। औरंगजेब जब जवान हो गए थे, उन्होंने तय किया था कि मैं सत्ता पे बैठूंगा, तख्त पे बैठूंगा, और उन्होंने सारी गोटियां फिट कर दी, और बाद में पिता को भी जेल में भेज के स्वयं मुगल सम्राट बन गए थे। वही इतिहास दोहराने जा रहा है। अगले जो क्लेमेंट है, उन्होंने गोटियां फिट करना शुरू कर दी है अपने हिसाब से। और ये क्लेमेंट अमित शाह नहीं है, अमित शाह ही है। अमित शाह ही है। तो फिर योगी आदित्यनाथ? कौन? कितने भाई थे? दारा का क्या हुआ? ये दारा शिकोह कत्लेआम है योगी होगा, आदित्यनाथ? कत्लेआम योगी होगा, आदित्यनाथ जी, कत्लेआम होगा। आप समझिए, कई दारा है यहाँ पे। जी,